आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कर रही है काम। बीआरएस के इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के जरिए रियासत की दौलत लूट ली गई। जेपी नड्डा ने बीआरएस पे लगाया इल्जाम। वजीर आला केसीआर अवाम से किए वादों को पूरा करने में नाकाम। कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का इल्जाम। असेंबली इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने नामपल्ली असेंबली हलके में किया पैदल दौरा। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने महेश्वरम में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आने के बाद शहर हैदराबाद के करीब मुस्लिम नौजवानों के लिए खुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT पार्क कायम करेगी और ये IT पार्क पहाड़ी शरीफ के करीब में कायम किए जाएंगे। जबकि उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुरअमन रियासत है, रियासत में नज़्मो ज़ब्त का कोई मसला नहीं है। वजीर आला केसीआर ने कहा कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी दो आंख की तरह देखते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत में अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम को भी अमल में लाया और इसके ज़रिए स्कूल्स में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। रियासत की तरक्की अब बीआरएस के ज़रिए ही मुमकिन है। इन्होंने असेंबली इंतखाबात में महेश्वरम से सबिता इंदिरा रेड्डी को कामयाब बनाने अवाम से अपील की। మరి ఏం చేయాలని మా పార్టీ వస్తే 3 గంటలు ఇస్తాము. 3 గంటల తర్వాత కట్టగానే రైతులు తెరిచి మోటార్ పెట్టుకోవాలి. ఎవరికైనా రైతులు తెరిచి మోటార్ ఉంటుందా? 3HP ఉంటుంది లేదా 5HP ఉంటుంది. ఇంకోటి తెలియక పత్రం ఏంటంటే 3HP మోటార్ పెట్టాలి. 3 గంటలు వేయాలి. రాగానే అందరూ వస్తారు. రాష్ట్రంలో పటాకులు వెళ్ళి సబ్సిడీలు రాష్ట్రానికి సబ్సిడీలు లేకపోతే विकाराबाद में बीआरएस की जानिब से प्रजा आशीर्वाद जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से वजीर आला केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना एक सेकुलर रियासत है और सेकुलर रियासत ही रहेगी। गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना में अमन अमान कायम है और इससे पहले कांग्रेस ने 50 साल तक हुकूमत की है और उनके दौर में कई फसादात हुए। अलहदा रियासत तेलंगाना बनने के बाद और बीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद एक भी फसाद नहीं हुआ। यहाँ पर सब लोग अमन अमान से जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आला केसीआर इस मौके पर अक़लियतों की तरक्की के लिए किए इक़दामात पर भी तफसीली रोशनी डाल रहे थे। विकाराबाद असेंबली हलके के उम्मीदवार डॉक्टर M आनंद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की इन्होंने अवाम से अपील की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने संगारेड्डी में पार्टी के इंतखाबी जलसे से बीआरएस पर तनकीद की। इन्होंने बीआरएस के दौरे हुकूमत में बदउनवानियों में इजाफे की बात कही और वजीर आला केसीआर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मियाँपुर अराजी में बदउनवानी के जरिए रियासत की दौलत को लूटने का इल्ज़ाम तक लगाया। इन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत को कर्ज के बोझ में ढकेल चुके हैं। जबकि जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आने के बाद रियासत में मजहबी रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी। आज उर्दू को दूसरी भाषा कर दिया। बीआरएस बोलते हैं। बीआरएस का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचारी राक्षसुल समिति। ये बीआरएस है, भ्रष्टाचारी राक्षसुल समिति। ये लोगों के हकों को खाने वाली है। आप बताइए, केसीआर ने धरनी पोर्टल में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं? गरीबों की जमीन लूटने का काम धरनी पोर्टल कर रही है कि नहीं कर रही है?
कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इस माह की 25 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जराये के मुताबिक राहुल गांधी 3 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और महाराष्ट्र के नांदेड़ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद जिले के बोधन पहुंचेंगे, जहां वो कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बाद अज़ान 2 बजे दोपहर राहुल गांधी आदिलाबाद जिले रवाना हो जाएंगे और वो इस जिले में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद आदिलाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वेमुलवाड़ा रवाना होंगे और शाम में वो वहां पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। हल्के असेंबली नलगुंडा की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार व रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को नलगुंडा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बीजेपी और वजीर आला केसीआर पर जमकर तनकीद की। मज़ाहिब के दरमियान फूट डालकर सियासी फायदा हासिल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और राहुल गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए भारत जोड़ो यात्रा मुनज़्ज़म की थी, जबकि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर आवाम से किए एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। इन्होंने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देकर कामयाब करने की आवाम से अपील की। बीजेपी के कौमी लीडर वो पार्टी के तर्जुमान सैयद जफर इस्लाम ने हलाल सर्टिफिकेट के बारे में मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो हलाल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने इक़दाम उठाया है। इन्होंने कहा कि जो हलाल खाते हैं उनके लिए हुकूमत के इस इक़दाम से फ़ायदा होगा। मरकज़ी हुकूमत ने इस ज़िम्मन में एक कमेटी बनाई है और अब आवाम को हुकूमत की जानिब से तस्दीक शुदा हलाल अशिया मिलेंगी। देखिए, अनऑथराइज तरीके से जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, जो ऑथराइज नहीं होते हैं, गवर्नमेंट जिसकी मान्यता नहीं है जिसको, वो लोग देना चाहते हैं, उसको उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम की जा रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक बॉडी बनाई है हलाल सर्टिफिकेशन की। उसको जब पॉलिसी डिसीजन उसका जब लिया जा रहा था, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था, तब उस कमेटी का मैं भी मेंबर था और मेरी निगरानी पे बहुत सारी चीज़ें उस पर बनाई गई हैं। लेकिन उसमें चूँकि मैं भी मुस्लिम हूँ और मेरे आस्था भी है इस्लाम मज़हब से है, हमें इस चीज़ की जानकारी है, समझ है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो पूरी पॉलिसी बनाई गई। इसमें जो फ़ायदा है मुस्लिम समाज के और जो लोग हलाल खाते हैं उनके लिए अश्योरेंस है कि सही सर्टिफिकेशन के साथ जो आएगा वो बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी और वो बिल्कुल हर एतबार से सही होगा। कल तक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो लोग भी इस तरह की बातें कहते थे कि कहीं ना कहीं हलाल सर्टिफिकेशन हलाल है कि नहीं है, उनको हिंदुस्तान से आने वाले प्रोडक्ट पे ऐसा रहता था, ख़ास कर मीट के बारे में कह रहे कि हलाल है कि नहीं। लेकिन अब वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हैं कि एक ऑथराइज बॉडी जिसके मेंबर सब जो है इसकी जानकारी रखने वाले होंगे और वही सर्टिफाई करेगी। तो इससे क्या होगा कि अनऑथराइज तरीके से जो हो रहा है, जो गलत चीज़ें हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल ऑथराइज तरीके से सर्टिफिकेशन के साथ पूरी दुनिया में यहाँ का प्रोडक्ट जाएगा और इसके ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, उन लोगों को जो चोरी चमारी और इस तरह से गलत तरीके से काम करते हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन जो सही तरीके से काम करते हैं, कानूनन तरीके से करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट पे सर्टिफिकेशन के अथॉरिटी लेने के लिए। अगर वो ऑथराइज हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके जो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा और जो चीज़ को सरकार चाहती है, जो लोगों की ज़रूरत है, इसलिए कि सरकार भी देखती है कि इसमें आस्था जुड़ी हुई है मुस्लिम समाज की, तो इसको गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। ये सब एक प्रयास है मुस्लिम समुदाय के लिए। तेलंगाना मीडिया सेल की इंचार्ज और बीजेपी लीगल सेल की रुकन मोनिका सुनकारा ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी खवातीन की तरक्की के लिए काम कर रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का बिल मंजूर करवाया है। मुस्लिम खवातीन की तरक्की से जुड़े हुए इस सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी ट्रिपल तलाक पर पाबंदी के जरिए मुस्लिम खवातीन को उनका हक देने की कोशिश कर रही है।
तेलंगाना बीजेपी की लीडर और मीडिया सेल जो है उसकी इंचार्ज हैं मोनिका सुनकारा साहिबा। उनसे हम बात करेंगे कि किन किन इश्यूज़ को लेकर के इस वक्त जो है उनकी पार्टी मैदान में उतरी है असेंबली इंतखाबात के लिए, और ख़ास तौर से एक इशू है जिसके ऊपर ये हमेशा काम करती हैं और वो है लव जिहाद। 50 से ज़्यादा केसेस जो है ये वो फाइल कर चुकी हैं और उसको इन्होंने मतलब लड़ा है बाकायदा। मैम कैसी हैं आप और क्या कहेंगी, क्या क्या इश्यूज़ हैं? ख़ास तौर से अगर ख़वातीन की बात करें, महिलाओं की बात हम करें तो बड़े इश्यूज़ क्या हैं तेलंगाना स्टेट के? भारतीय जनता पार्टी के एंगल से अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, दैट इज़ 33% रिजर्वेशन। तो जब हम महिलाओं के बात करेंगे ना तो उसमें मुस्लिम हिंदू का डिफरेंस नहीं रहता, तो इट इज़ ओनली अ जेंडर, द मेल एंड फीमेल। तो उसमें महिलाएं मतलब सारी कम्युनिटीज़ के महिलाएं आ जाती है। एंड देन भारतीय जनता पार्टी का एक और ग्रेट कंट्रीब्यूशन है वो ट्रिपल तलाक बैन। तो दैट इज़ अ वंडरफुल एक्ट। उसमें क्या हो रहा है, सेफ़ एंड सिक्योर मैरिटल लाइफ मिल रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए। उसमें एक और एडिशन भी करना है, वो है पॉलीगमी। तो वो भी अगर लेके आएंगे ना तो महिलाओं को अपनी मैरिटल लाइफ में जब सिक्योरिटी मिलेगा, जब सेफ्टी मिलेगा, जब कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब वो बच्चों का परवरिश अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जब भी बच्चों का अच्छी तरह परवरिश होगा, उस परवरिश के आधार पे वो बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो एक अच्छे नागरिक से देश का भविष्य होता है। तो ट्रिपल तलाक बैन करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड महिलाओं के संबंधित। देखा और सुना भी है, सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी खबरें भी जो है पहुंचती हैं। जो लव जिहाद है उसके बहुत सारे केसेस जो है वो तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है आपने उठाए हैं और कोर्ट तक लेकर के गई हैं आप। तो ये लव जिहाद का जो एंगल है ये कैसे जो है वो जहन में आता है? क्योंकि जब कोई मोहब्बत करता है तो वो, जैसे आपने कहा कि अगर वो हुकूमत जो है, सरकार अगर कोई बिल लेकर के आ रही है तो वो सबके लिए है, तो अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो धर्म, जाति या मजहब नहीं देखता, फिर तो आप उसको वो एंगल क्यों दे रही हैं? इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल भी देखना पड़ता है। हम लोग लव के अगेंस्ट नहीं है, लव कैन हैपन बिटवीन एनी टू पर्सन। तो यहाँ पे एंगल क्या है और वो कॉन्स्पिरेसी एंगल क्या है वो देखना पड़ता है। जल जमीन जोरू, उस कॉन्टेक्स्ट में जल की हिफाजत करना पड़ता है, ज़मीन की करना पड़ता है। इन द सेम वे जोरू मतलब महिलाओं का हिफाजत करना पड़ता है, क्योंकि उनसे ही जनरेशन आगे बढ़ती है। तो ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्ट करना हर धर्म का इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप महिला स्पेशली आप हिंदू गर्ल्स को टारगेट करके उनको धर्मांतरण करके वहाँ ले जा रहे हो तो यहाँ पे संख्या कम हो जाएगी, तो वहाँ तब वो डेमोग्राफिक चेंज आएगा। तो ऑब्वियसली ये गज़वे हिंद का कॉन्स्पिरेसी तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है। पर रिवर्स लव जिहाद भी तो है। वो लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां आ चुकी, जो आंकड़े आते हैं, जो शादियां होती हैं मतलब कोर्ट मैरिज जो होती हैं, अगर वहाँ के अगर हम आंकड़े उठाएं तो वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लड़कियां कम हैं और हिंदू लड़कियां ज़्यादा हैं, बल्कि मुस्लिम लड़कियों की तादाद भी उतनी है, वो गैर मुस्लिमों से शादियां करती हैं। तो उसको क्या रिवर्स लव जिहाद कहेंगे? रिवर्स लव जिहाद को हम घर वापसी बताते हैं। अच्छा। तो बिकॉज आप अगर भारत देश में देखेंगे तो मुस्लिम हिंदू सबका हमारा डीएनए मैच होता है ऑलमोस्ट 70 to 80% जेनेटिकली। बट अगर हम फॉरेन कंट्रीज या सऊदी उस तरह के देशों में देखेंगे तो डीएनए का डिफरेंस रहता है। तो इसका मतलब है जो हिंदूज जो मुस्लिम्स भारत में हैं उनको कन्वर्ट किया गया। वो आप टू एंगल्स बता सकते हैं, मे बी लाइक हिंदू धर्म में कुछ डिफरेंसेस थे उसके वजह से, या फिर जब हमारे देश के ऊपर विदेशी का एट्रोसिटीज़ हुआ तब भी। तो दोनों एंगल्स में इसको घर वापसी बुलाया जाता है। मोरोवर थिंग इज़ हमारा इंटेंशन है कि ओल्ड सिटी से लेके हाईटेक सिटी लेके जाना मुस्लिम्स को। तो उसमें ऑब्वियसली डेवलपमेंट और एजुकेशन इम्पॉर्टेंट रहता है, और डेवलपमेंट और एजुकेशन जब होता है जब महिला अपने आप साधिकारता होता है। तो महिलाओं का डेवलपमेंट होना, उनका अपग्रेडेशन करना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक आखिरी सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स इस वक्त हम देख रहे हैं हो रही है, वो डेवलपमेंट की बात आप करें, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसी के ऊपर बात होनी चाहिए, मगर कई बार जो है अलग अलग लीडर्स होते हैं जो डिरेल हो जाते हैं, मतलब जो उस मुद्दे से भटक जाते हैं और वो कम्युनल एंगल आ जाता है। तो कम्युनल एंगल को किस तरीके से जो है वो रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बयानबाजी जब होती है नफरतें बढ़ती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी है,
वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इस तरह के एंगल्स ना आप कांग्रेस में देख सकते हैं, नॉट इन भारतीय जनता पार्टी। आप देखोगे तो अपीजमेंट के लिए पैदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी, बट देन भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया तो कश्मीर में कौन है, मुस्लिम से है ना। स्टोन पेल्टिंग से निकल के वो बच्चे अब वहाँ पे जो टूरिज़्म बढ़ गया तो उनका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, तो उनका एजुकेशन मिलेगा, उनको प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स टू लिव हैव अ लिबर्टी मिलेगा। तो ये जो करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो भी करता है सबको नज़र में रखे करता है, बिकॉज ऑब्वियसली सबका विश्वास, तो हम मुस्लिम्स का भी विश्वास लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो हमें चांस नहीं दे रहे। अभी वो चैलेंज है आपके सामने, वो चैलेंज है एंड हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ओल्ड सिटी से लेके हाईटेक सिटी ले जाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टी। वो डिवीज़न में यकीन नहीं करता है, बिकॉज जब आप डिवाइड करोगे हिंदू मुस्लिम इस तरह का नहीं चलता, यूनिफॉर्मिटी के लिए प्रयास करता है और इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए प्रयास करता है। बिकॉज हिंदूज ओनली डेवलप होंगे ना तो मुस्लिम्स अंडर डेवलप रहेंगे। और वो आप ज़रा एक बार ओल्ड सिटी देखिए कैसा रहता है, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहता है, दे डोंट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉट एवरीवन बट ज़्यादा तक पे करने में भी उनको प्रॉब्लम होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखा गया, उनको वो एजुकेशन नहीं दिया गया। जैसे आप और मैं वी आर लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ, हमारा रिस्पेक्टेबल लाइफ है वो अलग है, पर हमें ना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, मतलब इवन द लास्ट पर्सन को भी सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ। और वो सब कुछ आप पैसे देंगे, फूड देंगे, राशन देंगे, वो नहीं, उनको सिविलाइजेशन भी मिलना चाहिए, सिविक सेंस भी मिलना चाहिए, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। उन सब का ज्ञान जब होगा तो दे विल बिकम नेचुरली सिविलाइज्ड इंडिविजुअल। तो ऐसे नागरिक को बनाना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने जड़चल्ला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किद किए गए अक़लियतों के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR पर जमकर तनकीद की और झूठे वादों के जरिए रियासत की आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। जड़चल्ला से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध रेड्डी को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। कह रहे हैं कि अक़लियतों को मिल रही जो भी फैसिलिटीज है हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है। KCR साहब और नरेंद्र मोदी साहब आपस में मिले हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। यही वजह है कि तेलंगाना में न तो ED आती है, न तो CBI आती है, न फिर KCR साहब के परिवार पर कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। इस बार तेलंगाना की आवाम ने मन बना लिया है। हमने तेलंगाना भी दिया था, हमने 4% रिजर्वेशन भी दिया है, हम ही सूबे को फिर से सजाएंगे, संवारेंगे। तेलंगाना की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो असेंबली इंतखाबात के दौरान सबसे ज़्यादा हसास इलाकों में सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दें और इसके मुकाबले इस बार पुलिस ने 20% ज़्यादा हसास इलाकों की निशानदही की है। इसी के पेश नज़र इन इलाकों में इजाफी फोर्स को तैनात किया जाएगा। अंजनी कुमार ने खासतौर पर इंटेलिजेंस निज़ाम को मज़ीद सरगर्म बनाने के इक़दाम की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय शांति ने वरंगल में मगरबी असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एन राजेंद्र के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर विजय शांति ने खिताब करते हुए BRS को तनकीद का निशाना भी बनाया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियों के जरिए रियासत की दौलत लूटने का इल्जाम लगाया। डबल बेडरूम इళ్లలో ఇస్తానని చెప్పి కొన్ని చోట్ల కట్టాడు, కానీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు। ఆ కొన్ని ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నాడు, మిగతావి నాణ్యత లేకుండా ఉన్నది కట్టాడు, దాంట్లో కొన్ని కోట్లు తిన్నాడు। మహిళలకి, డ్వాక్రా మహిళలకి వడ్డీ ఇచ్చే డబ్బులు బ్యాంకులో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండాను, తీసుకోకుండాను వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి దాంట్లో డబ్బులు తిన్నాడు।
बैरिस्टर ओवैसी ने नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर ओवैसी ने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। कायदे मुकर्रना मजलिस व चंद्रायन गुट्टा के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारकस बाजार में मजलिस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए MIM की जानिब से किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डाली और इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। कारवान असम्बली हलके के BRS पार्टी के उम्मीदवार M कृष्णा ने आज जियागुड़ा और दीगर मोहल्ले जात का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने BRS हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली स्कीम से आवाम को वाकिफ करवाया और हलके की तरक्की के लिए BRS को वोट देने की अपील की। आदरणीय कांतिलाल भाई के नेतृत्व में हम लोग घर घर की पाद यात्रा का आगाज़ किया और आज मैं जो घर पे जा रहा हूँ तो KCR साहब की जो स्कीम के द्वारा जो लोग हैंडीकैप है, विकलांग है और पांडिचेरी के साबिक वज़ीर आला नारायण स्वामी ने कामारेड्डी में बात करते हुए वज़ीर आला KCR पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि KCR ने गुज़िश्ता 10 सालों में आवाम से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद ये ऐलान किए गए 6 गारंटीज पर अमल करेगी और कांग्रेस को वोट देने की इन्होंने आवाम से अपील की है। जिलारेड्डी के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मदन मोहन ने मुस्लिम अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी गुज़िश्ता इंतख़ाबात में मुस्लिम अक़लियतों से जो वादे किए थे उनके पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमल करेगी और इन्होंने मुसलमानान पर जोर दिया है कि वो इंतख़ाबात में कांग्रेस के हक़ में वोट दें। हर एक इमाम के लिए इनाम के लिए 10,000 रुपीज सैलरी हर एक मस्जिद में बोल के वो भी मैनिफेस्टो में दिया है और वो 100% जो मैनिफेस्टो में दिया है मैं MLA बनने के बाद गवर्नमेंट से लड़के आपको ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्प्लीमेंट मैं करूँगा, मैं खुद से करूँगा। बहुत मुसलमान मैं घर बहुत लोग गाँव गया था, मैं घर नहीं है, मैं जरूर इंदिरा स्कीम से मैं आपको घर बनाऊंगा, घर लेके आऊंगा। कांग्रेस पार्टी फॉर्म होने के बाद मैं जरूर वो MLA के आपको घर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। 100% आपको घर बनाने का वादा देता हूँ, पक्का वादा देता हूँ। हर एक इमाम के लिए इनाम के लिए 10,000 रुपीज सैलरी हर एक मस्जिद में बोल के वो भी मैनिफेस्टो में दिया है और वो 100% जो मैनिफेस्टो में दिया है मैं MLA बनने के बाद गवर्नमेंट से लड़के आपको ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्प्लीमेंट। शहर हैदराबाद को दुनिया भर में उर्दू के शहर से जाना जाता है। गंगा जमनी शहर की खासियत यह है कि यहाँ उर्दू को कतई किसी मजहब से जोड़ा नहीं जा सकता। हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू ज़बान के दिलदादा हैं और उर्दू से अपनी मोहब्बत व अकीदत का सबूत देते रहते हैं। शहर हैदराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर महबूब नगर में दयानंद कैन के नामी एक बरादर वतन ने अपने बेटे की शादी का रुका उर्दू ज़बान में प्रिंट करवाते हुए उर्दू ज़बान से अपनी गहरी वाबस्तगी और गंगा जमनी तहजीब का सबूत दिया है। दयानंद ने इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रहीम से बात करते हुए कहा कि उर्दू एक शीरीन ज़बान है और उर्दू कोई मजहब की ज़बान नहीं है बल्कि एक हमारे मुल्क की ज़बान है। दयानंद ने कहा कि वो उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना भी जानते हैं और वो रोज़ाना उर्दू अखबार का भी मुताला करते हैं। जबकि हम अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि एक महबूब नगर के हिंदू भाई जनाब दयानंद कनके साहब जो उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने बेटे का दावतनामा उर्दू में छपाकर अपनी मोहब्बत का उर्दू से मोहब्बत का इजहार किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बोलिए दयानंद साहब, आप जो उर्दू में अपने बेटे का शादी का रुखा छापे हैं। उर्दू ज़बान एक मिठी ज़बान है साहब, बहुत अच्छी ज़बान है उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान कोई मज़हब का नहीं होता, उर्दू ज़बान एक इंडिया का है। उर्दू पैदा ज़बान जो है इंडिया में पैदा हुआ, दूसरा बाहर मुल्क में उर्दू पैदा नहीं हुआ। इससे और एक है हर एक लफ्ज़ जो भी हर बात करने में जो है उर्दू में अच्छे समझ में आता।
और उसका फीलिंग भी क्लियर दिखता है उर्दू में। आप उर्दू में दावतनामा बनाकर समाज को एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज क्या है, उर्दू ज़बान में छपाए तो जो है हमारा मुसलमान भाइयों को भी में छपाते, उर्दू में कहीं को नहीं छपाना बोल के उर्दू में छपाया सब। कैमरामैन अशफाक के साथ मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम, मुंसिफ टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कर रही है काम, बीआरएस के इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के जरिए रियासत की दौलत को लूट लिया गया, जेपी नड्डा ने बीआरएस पे लगाया इल्जाम। वजीर आला केसीआर अवाम से किए वादों को पूरा करने में नाकाम, कांग्रेस लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का इल्जाम। असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने नामपल्ली असेंबली हलके में किया पैदल दौरा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।